back once again to your favorite channel, that is Lukmaan IAS Academy, and we are going to proceed in our today's perspective Takkar hot topic of the day. So आज का जो हमारा टॉपिक है that relates us with regard to our history, हमारे इतिहास से हमें जोड़ती है हमारा आज का ये टॉपिक। और अगर टॉपिक को शुरुआत करें तो ये हमारे लिए कोई एक प्राउड या ईगो वाला मामला नहीं है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम कोशिश करते हैं, जो हम सोचते हैं कि ये हमें ना ही डिस्कस करना पड़े। यस, यू हर्ड इट करेक्ट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सोचते हैं कि हमें डिस्कस ना करना पड़े, बिकॉज ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये कोई बहुत प्राउड वाला इवेंट नहीं है हमारे लिए। तो अभी हाल ही में एक इवेंट हुआ जिसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, और जैसे कि मैंने बोला कि हमें हमारे इतिहास से जोड़ता है, हमारी हिस्ट्री से जोड़ता है, तो कहानी कुछ वैसी ही बनती है। दैट इज इंडियन हिस्ट्री। इफ वी हैव सीन द ग्रेट इवेंट्स, then the very same of our Indian history has represented one of those very shameful events as well. और ये shameful events की शुरुआत कहां से होती है? shameful events की शुरुआत होती है एक वर्ड से जिसे हम कहते हैं discrimination. The caste oppression, caste based suppression, caste based discrimination. See, discrimination is something which troubles the whole globe. ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इंडिया में है या अमेरिकन या यूरोपियन नेशंस में नहीं है या किसी अफ्रीकन नेशन में नहीं है वगैरह वगैरह। है, बिल्कुल है, सब जगह है, ऐसी बात नहीं है ओके कि सिर्फ इंडिया में है। इट्स प्रिवेलेंट थ्रू आउट द ग्लोब। बट हमें दूसरी कंट्रीज से क्या लेना देना, हम बात करते हैं अपनी कंट्री की, इंडिया की। हमने हमेशा से क्या दिखाया है कि हम उस मुल्क के निवासी हैं जिस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत की खुशबू आती। मोहब्बत इंसान की, इंसान के लिए, भाईचारे की बात करते हैं हम, फ्रैटर्निटी की बात करते हैं, हार्मनी की बात करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक प्रोवाइडिंग आवर सेल्फ फ्रैटर्निटी एंड इंटीग्रिटी थ्रू आउट द नेशन, राइट? जहां इक्वालिटी है, इक्विटी है, जस्टिस है, फ्रीडम है, लिबर्टी है, रिलायंस है, इंडिपेंडेंस है, सब कुछ है। लेकिन ये सारी चीजें, ये सारे प्रिंसिपल्स, ये सारे आइडियल्स जो हैं एक बार में धरे के धरे रह जाते हैं जब हम देखते हैं कि कहीं जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहीं रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो कहीं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो कहीं रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। तो चलिए आइए बात करते हैं इवेंट्स की, पूरी कहानी को समझते हैं। न्यूज कहां से आई है? न्यूज निकल कर आई कि अभी हाल ही में कुछ दलित क्लास के लोगों को, कुछ दलित कास्ट के लोगों को किसी एक मंदिर के फेस्टिवल में एंट्री होने से रोक दिया गया, एंट्री देने से रोक दिया गया। सबसे पहली चीज तो ये वर्ड हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, दलित या ब्राह्मण या राजपूत या हिंदू या मुस्लिम या सिख या क्रिश्चियन? हमें ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो इंडिपेंडेंस दिलाने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी न्यौछावर करी है, अपना बलिदान दिया है, अपना घर बार, अपनी जान, सब कुछ जो है उन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए गवा दी, बिना एक मिनट सोचे, बिना किसी अफसोस के। क्या उन्होंने आजादी हमें इस रोज के लिए दिलाई थी, इस दिन के लिए दिलाई थी कि हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इसमें लड़ते रहें, या हम इसमें लड़ते रहें कि ये ऊंची जाति, ये नीची जाति? ये हिंदुस्तान का कभी भी कोई भी प्रिंसिपल नहीं रहा है। और जिन्होंने भी इसे शुरू किया है, इसे शुरू करने वाले लोग उस ऑर्थोडॉक्स और स्टीरियोटाइप मेंटालिटी के हैं, जिन्हें हम कहते हैं विकास के आतंकी। ये डेवलपमेंट के आतंकी हैं, ये डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं होने देना चाहते हैं। ये अपनी पुरानी, जिसे बोलते हैं रूढ़िवादी मानसिकता में उलझ कर रह जाते हैं। और ऐसा न्यूज हमें आए दिन हमारे न्यूज़पेपर्स के अंदर देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिल जाता है कि क्यों मैं बोल रहा हूं तुम्हें कि तुम ऊंची जाति हो, मैं नीची जाति हूं, या मैं ऊंची जाति हूं, तुम नीची जाति हो। हम सब इंसान हैं और मेरे संविधान ने भी मुझे यही बताया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये हम सारे के सारे भारतीय हैं ना, हम भारत के लोग हैं। और भारत के लोग बोला गया, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं आया है, दलित ब्राह्मण राजपूत ये सब नहीं आया है, राइट? सिर्फ और सिर्फ आया है इंडिया, इंडियंस, भारत, भारतीय, और कोई नाम है ही नहीं इसमें। ओके, तो ऐसे में ये न्यूज क्यों निकल कर आ जाती है कि कुछ लोगों को जाति के आधार पर एक मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया? Few people were denied entry inside a temple because of their caste. Utter nonsense. Simple. You cannot. Mandir, temple is a place
of divinity and the place to worship, where you represent your trust, faith and belief in religion and the Almighty, that is God, भगवान, Jesus, Allah, वाहेगुरु, नाम जो भी दे लो. ओके क्या भगवान कभी डिस्क्रिमिनेट कर सकता है? क्या भगवान ने बोला कि मैंने जाति बनाई है? क्या भगवान ने बोला कि तुम मेरे मंदिर में आ सकते हो, तुम नहीं आ सकते? भगवान ये कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि भगवान अगर ऊंचा नीचा कहता तो वो भगवान ही नहीं होता. ये कहने वाली चीजें भगवान की नहीं है, ये करने वाली और कहने वाली चीजें जो है ये इंसानों की. और इंसान कई बार बहुत अच्छे कानून भी बनाते हैं और इंसानों से कई बार गलती भी हो जाती है, जो कि वो गलत कानून भी बना देते हैं. और ये है स्टीरियोटाइप और ऑर्थोडॉक्स, ओके, या वेरी मच नॉन लिबरल थॉट, जिसे हम हिंदी में रूढ़िवादी कहते हैं, ओके, जो कि पुराने सोच विचारों पर चले आ रहे हैं. वो सोच विचार जो किसी जमाने में भी सही नहीं थे. भेदभाव कभी किसी जमाने में भी सही नहीं था और वो आज भी सही नहीं है. Okay, so now in that case we have got n number of references here. तो अभी हम जो मौजूदा केस हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो भी हमें हाल ही में हमारे न्यूज़पेपर में मिला है कि लोगों को मंदिर में एंट्री रोक दिया गया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन, ये चला आ रहा है. अगर हम बात करें तो दो बहुत ही बड़े केसेस हुए हैं पिछले 5 सालों के अंदर हमारे सोशल सिस्टम के अंदर, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, और हमारी जुडिशरी ने इस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए जजमेंट सुनाया है. और इन दोनों ही केसेस का नाम है, एक केस है महाराष्ट्र में पुणे के पास एक मंदिर पड़ता है शनि शिंगणापुर, और हमारे केरला के अंदर एक और मंदिर पड़ता है नोन एज साबरीमाला. अब इन दोनों केसेस की अगर हम बात करें तो इनकी खासियत क्या थी, ये हाईलाइट क्यों हुए इतना. शनि शिंगणापुर और साबरीमाला मंदिर दोनों ही जगहों पर जो विमेन हैं, दैट इज एजिंग बिटवीन 10 to 55 ईयर्स, 10 से 55 साल के बीच की जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, विमेन हैं, फीमेल्स हैं, लेडीज हैं, उनकी एंट्री बैन थी. On what grounds? On the grounds that they do menstruate and they are not considered pure. They are not pious. They are not pure. See, this is what we call the heights of illogical things. Simply heights of illogical thoughts. If I am a woman, I am bound to menstruate. This is what nature, that is God, has given to me, and no nature and God will discriminate, never on such illogical basis or grounds, or even nature or God never discriminates whether logical or illogical. There is no such type of distinction there. तो साबरीमाला केस की अगर हम बात करें, या हम बात करें शनि शिंगणापुर केस की, या अभी हाल ही में मौजूदा जिस हम टेंपल केस की बात कर रहे हैं, जहां पर लोगों को कास्ट के आधार पर आने से रोक दिया गया है, तो ये एब्सोल्युटली पूरी तरीके से वॉयलेशन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का. आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ. मुझे बोला गया कि कानून के समक्ष समानता है मेरे पास, कानून की नजर में सब बराबर हैं, किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं होगा. अमीर गरीब, छोटा बड़ा, खूबसूरत बदसूरत, इस जाति का उस जाति का, इस धर्म का उस धर्म का, कानून की नजरों में सब बराबर हैं. दैट्स व्हाट आर्टिकल 14 एक्सप्लेन्स इट टू मी. एंड देन कम्स आर्टिकल 15, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन only on the grounds of religion, race, caste, sex and place of birth. भेदभाव के खिलाफ अधिकार किन आधारों पर? धर्म, जाति, रंग रूप, वेशभूषा, या मेरा लिंग, या मेरा जन्म स्थान. इन 5 आधारों पर मेरे साथ भेदभाव नहीं हो सकता. आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अपृश्यता का अंत, जिसके लिए हमारे पास सिविल राइट्स एक्ट 1955 भी मौजूद है. Article 19, freedom of movement throughout the country and freedom of speech and expression. And then comes Article 21, right to life and personal liberty. Right? ये वो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो एक बार में एट अ टाइम वॉयलेट हो जाते हैं जब मुझे मेरे धर्म, जाति, लिंग, रंग रूप, वेशभूषा, जन्म स्थान, या किसी भी एक XYZ रीजन पर कोई भी एक फैसिलिटी अवेल करने से जो है रेस्ट्रिक्ट किया जाता है. तो जब अगर मैं किसी विमेन को किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, किसी भी एक जगह पर जाने से रोकूं ऑन द ग्राउंड्स कि आप प्योर नहीं हैं, then it is violating Article 14, 15, 17, 19, 21 all at one time. Right? All of them at one time. और अगर हम बात करें the
powerful, the most wonderful, and the most strong organization of our country, which works day and night restlessly in order to maintain the democratic values and in order to maintain the good governance and the welfare state concept of this nation, that is judiciary. The Supreme Court of India in the case of Sabrimala gave a clear-cut judgment, once again, that the ban on the entry of women shall be uplifted inside the Sabrimala temple. And they gave this judgment on the grounds of Article 25, Clause 2, Subclause B, where in the Constitution clearly it has been mentioned that throwing open of all the classes and sections of Hindus for with regard to the religious institutions. So it states something like this, Article 25, Clause 2, Subclause B, throwing open of all Hindu religious institutions of public character to all the classes and sections of Hindus. ठीक है, आर्टिकल 25 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी में बात बोली गई है कि हिंदू धार्मिक संस्थाएं जो भी हैं वो हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए, सभी क्लासेस के लिए, सभी सेक्शंस के लिए खुली होंगी और किसी को भी उसमें एंट्री से बैन नहीं किया जा सकता. दिस इज व्हाट माय कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू से. देन हु आर यू टू स्टॉप मी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ माय कास्ट? हु आर यू टू स्टॉप मी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ माय जेंडर? Or who are you to stop me on the grounds of my race or place of birth or religion? I have been gifted with regard to the virtue of being the citizen of an independent democratic state of India. I have been gifted my fundamental rights by my constitution. Part 3, do remember, which is considered as the heart and soul of the whole of the democracy, the fundamental rights. The democracy cannot exist without the fundamental rights. Neither the fundamental rights can exist without democracy. So they do have got existence on each other, vice versa. Democracy is there and hence fundamental rights are there. Fundamental rights are there and hence democracy is there. Right? So Article 25, Clause 2, Subclause B, make the notes very clearly, guys, please. That says throwing open of all the Hindu religious institutions of public character for all the classes and sections of Hindus, and on the same grounds, on the Article 25, Clause 2, Subclause B, the Honorable Supreme Court of India gave the clear-cut judgment that the ban on the entry of the women shall be lifted with the immediate effect. That is, the judgment has come and the ban should be lifted off, right? And the very same thing is applicable throughout all the religious institutions of this nation. No one, literally no one shall be denied entry on any of such grounds, whether you call it religion, race, caste, sex or place of birth or any other of them. तो ये न्यूज आती क्यों है? ये न्यूज हमें मिलती क्यों है? वहीं एक लौता रीजन आ जाता है, the stereotype and the orthodox mentalities. That means the stereotype mentalities, they do exist and they're not ready to accept the change. They're not ready to accept the dynamism of the society and the laws. They're not ready to come out of the very single point of the view that has been created once upon a time, but even at that time, these views were not logical or valid or legal at any point of time or at any location, right? At any point, at any cost, right? So we talk about the social reform movement. So we have got n number of movements here, but yes, with regard to the temple entry movement, that is the most important movement that we shall discuss here and we shall relate it. That was started by Sri Narayan Guru in the year 1936, popularly known as Temple Entry Movement of India. Guys, please notes बहुत ध्यान से बनाएं. Sri Narayan Guru 1936. The one who came forward with the temple entry movement in India. The movement came to be successful, very, very successful. And because of this movement only, because of the heroic activities of Sri Narayan Guru, the Raja of Travancore, the then Raja of Travancore, gave the verdict, gave the order, okay, or issued a decree that all the parties or all the communities, they will be having the permit, they will be having the right, they will be having the authority to enter all the temples, whatever the temples they want. Okay, so the history is related with the year 1936. Sri Narayan Guru, the hero of the temple reform movement or the temple entry movement, and the Raja of Travancore issuing the decree, that is the royal order, the royal farman,
that is throwing open of all the Hindu religious institutions for all the classes and sections of Hindus, and the very same thing is written inside Article 25, Clause 2, Subclause B. So this is the reality. हमें इस रूढ़िवादी सोच से आगे निकलना होगा, वरना ऐसे केसेस आए दिन होते रहेंगे, आए दिन लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते रहेंगे। और ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का नहीं है, ये मुद्दा इससे ऊपर है। ये मुद्दा है इसकी वजह से, इस पर्टिकुलर एक वायरस की वजह से जो हमारी यूनिटी है, जो हमारी इंटीग्रिटी है, एकता और अखंडता, ये पूरी तरीके से क्वेश्चन मार्क के कटघरे में आ जाती है। इंडिया एज अ यूनाइटेड नेशन कभी फिर स्टैंड नहीं कर पाएगा अगर ये होता रहेगा। इसे रोकना है, इसे हमें और आपको मिलकर रोकना है। दैट इज व्हाट ऑलवेज स्टेटेड, change the world, but before changing the world, do change your designation as well. That's what the most important thing is, the need of the hour is, right? So imagine you being yourself as an administrative officer and such kind of an event or news coming in your notice, and then remember what you have to do. You have to eliminate all such type of activities and punish all those who are trying to malign the Indian democracy, Indian unity, integrity, fraternity and harmony concept, right? That will be your responsibility as an administrator of the soil of India, as the son of the soil of India who is holding one of the highest posts of this nation, as a daughter of the soil of India who is holding the highest post of this nation, राइट? सो इवेंट्स बहुत सारे हैं, अगर रेफरेंस में डालना चाहें तो आपके पास बहुत सारे जो है इंसिडेंसेस आ जाएंगे। शनि सिंगनापुर का एक इश्यू आ जाएगा, या साबरीमाला केस का एक मुद्दा जो है वो आ जाएगा, जिस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया। अगर इसमें एक और केस निकाल कर चलें तो आज से कुछ 10 साल पहले लगभग दिल्ली में ही एक केस हुआ था विथ रिगार्ड टू द रेसिस्ट अटैक, राइट? There was a boy, with a teenage boy known in the name of Nido Tanya. See, it's not Indians versus any other nation. वो होता ना तो जायज थी, समझ में आता है। इंडियंस वर्सेस पाकिस्तानी समझ में आता है, इंडियंस वर्सेस चाइनीज भी समझ में आता है, इंडियंस वर्सेस XYZ अदर नेशन और नेशंस भी समझ में आता है, बट हाउ वी कैन से इट्स इंडियंस वर्सेस इंडियंस? वी कैन नॉट से दैट। Absolutely nonsense statement it is, but unfortunately, sad but true, it happens. We fight with ourselves only. Nido Tanya was not someone from any alien soil. Nido Tanya was an Indian belonging to the states of Northeast. He was attacked and killed by some group of people. Why? Because Nido resisted. Okay, Nido raised a voice against these 4-5 people who were commenting on his appearance, on his apparels, on his race. So Nido, he felt very uncomfortable and he raised the voice against those, I guess 3, 4 or 5 people were there, and they started having violence with Nido. And in that violence, in that outrage, Nido had to give his life, unfortunately. Okay, so first of all, Nido, your soul rest in peace, and to all of those people, those who are performing such activities, your soul shall be feeling that you are doing something very illogical, something very wrong, illicit, something very illegal, right? And to all of these things we will say just one thing, that we will unite one day. जिस बोलते हैं ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, रख के हाथ में हाथ एक दिन। ओके, सो ये क्या था? एक रेसिस्ट अटैक था। ओके, नीडो तान्या का केस कोई रिलीजन, कास्ट या किसी एक कस्टम से रिलेटेड नहीं था, ये रेस से रिलेटेड था। और हमें इस रेस के डिस्क्रिमिनेशन को भी एलिमिनेट करना है। सिर्फ और सिर्फ रिलीजन और कास्ट के एलिमिनेशन से काम नहीं चलेगा, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन एंड कास्ट ही नहीं, हमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर भी आवाज उठानी है, हमें इस पर भी सवाल उठाना है और इसका जवाब लेना है। दैट इज, अगर जम्मू एंड कश्मीर इंडिया है, अगर वहां रॉफ डांस करने वाले इंडियंस हैं, तो फिर कथक करने वाले भी इंडियंस हैं, कथक कली करने वाले भी इंडियंस हैं।
अगर गरबा करने वाले इंडियंस हैं तो फिर मणिपुरी डांस करने वाले भी इंडियंस हैं, तो फिर बैम्बू डांस करने वाले भी इंडियंस हैं। अगर ये इंडियंस हैं तो फिर ये भी इंडियंस ही हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का कि इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एंड दिस डाइवर्सिटी इज आवर सॉफ्ट पावर. This diversity is our unique identity, and one should dare not malign the image and the uniqueness of our nation. And for that sake, we have to join hands together. ऐसे incidences ना हो, ये आपकी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है. बोलते हैं ना, स्वच्छ भारत की जिम्मेदारी हम सब की होगी भागीदारी. And that's where सबका साथ and सबका विकास will be, हर हाथ शक्ति and हर हाथ तरक्की will be. Okay guys, so thank you so much for joining. I hope you learned a lot in this session, enjoyed it as well. Before ending the session guys, please do not forget to like the video, share it with your friends and family as much as possible, because this is the social cause we need to spread. And yes, please do not forget to subscribe to the channel as well and hit the bell icon so that you never miss an update from the Lukmaan IAS channel, turning your dreams into reality. The only slogan, the only motto we have within our hearts for you. Okay guys, thank you so much. See you soon. Bye bye. Take care. Study well. And yes, ध्यान रखना, हिंद है, इसकी जय हमेशा होती रहेगी.